मेडिकल नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंदौर में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था इंदौर मेडिकल कॉलेज के लिए 26 अप्रैल 2021 को, तो वो ऑफिशियल पेपर है। तो इस पेपर के थ्रू जिनके अब अपकमिंग टाइम में एग्जाम होते हैं उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि जो एमपी में स्टेट लेवल पर जो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर किस तरीके का आएगा। क्योंकि एमपी ऑनलाइन ही सभी पेपर को कंडक्ट करवा रही है। जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, चाहे रतलाम में, विदिशा में, रीवा में, कहीं पर भी। तो अभी रिसेंट में शहडोल में वैकेंसी निकली है, दतिया में वैकेंसी निकली है। तो आप लोग एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि पेपर कब है, फॉर्म कब तक फिलअप हो रहे हैं, ऑल ओवर चीज़ें। तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग डेट में। तो यहाँ पर हमें इंदौर का जो मेडिकल कॉलेज का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद हम रतलाम और विदिशा, वो पेपर भी मेरे पास आ चुके हैं जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया था। तो ऑफिशियल आंसर की है जो मेरे पास भेजी गई हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। एक चीज़ और, ये पेपर जिनका अपकमिंग सीएचओ का पेपर होने वाला है, चाहे एमपी सीएचओ का या फिर अदर स्टेट के लिए, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि बहुत ही मस्त पेपर आया था ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत इजी पेपर आया था जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया है। अकॉर्डिंग टू उन्हीं के रिव्यू के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, 100 से 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के थे, बाकी जीके करंट अफेयर से रिलेट करते क्वेश्चन थे। बट कोविड-19 और कोरोना के एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं और ज़्यादा ही आए हैं। मैंने पूरा पेपर अभी रीड आउट नहीं किया, आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही अच्छा पेपर आया था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पेपर का मोड था हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, अ मेल क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विथ। तो यदि किसी मेल क्लाइंट को, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है, आंसर जो ग्रीन कलर से मार्क है वो आंसर है। यदि कोई मेल क्लाइंट है उसको मलेरिया डायग्नोस हुआ है तो उसके लिए कौन सा लक्षण है जो डायग्नोस किया गया है, तो क्या है जो उसको प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन में आया था इनलार्ज पैंक्रियाज, इनलार्ज स्प्लीन, इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज एब्डोमेन। मलेरिया में जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो ऑर्गन क्या है, तो वो ऑर्गन है स्प्लीन। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, हम स्क्रीन थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्लीन। मलेरिया में मोस्टली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, स्प्लीन। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण होता है। ऑप्शन में डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ HCO3 एंड इंक्रीज इन पीएच ड्यू टू एक्सेस HCO3 या डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू एक्सेस ऑफ PCO2। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि उनका आपको डायरेक्ट आंसर ही पता होना चाहिए। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसका कारण है, डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ HCO3। यहाँ पर इसका आंसर क्या रहा है आपका फर्स्ट। हिंदी में भी पूरे क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आंसर दोनों रहे हैं, तो आपको समझना इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स इज, तो स्टेरॉइड्स का प्रीकर्सर क्या है। ऑप्शन में था अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन। तो स्टेरॉइड्स का जो प्रीकर्सर है वो क्या है, वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विथ पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड्स अवॉइडिंग। तो यदि किसी को पेप्टिक अल्सर है तो कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए कही जाएगी। ऑप्शन में था स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरिक डाइट, हाई फाइबर डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो स्पाइसी फूड है जो अवॉइड करने के लिए कहे जाएंगे जिसको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो। बाकी हाई फाइबर डाइट, हाई कैलोरिक डाइट और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, बार बार आपको बट थोड़ा थोड़ा खाना है कहा जाएगा। स्पाइसी फूड है जो अवॉइड करने की सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू, तो ये टर्म आपको भी पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इवन जो नर्सिंग से रिलेट करते हैं नहीं भी रिलेट करते उनको भी पता है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है। हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल, लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी अमंग हाई रिस्क ग्रुप,
द ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी बीइंग इम्यून टू अ पैथोजन। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है यहाँ पर ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में एक जगह है, ऐसी जियोग्राफिकल एरिया में क्या हो, उस डिसीज को लेकर कोई ऐसी इम्यूनिटी बन गई हो कुछ पैथोजन को लेके, तो वो क्या कहलाएगी, हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमिंथिक्स इज एडेड टू डाइएथिल कार्बामाजिन ड्यू टू एडजेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो यदि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट किया जाना है तो जो डाइएथाइल कार्बामाजिन है तो इसमें जो एडजेंट वैल्यू है किसकी मिलाई जाएगी। ऑप्शन में यहाँ पर पेरेंटल पॉलमेट, पिप्राजिन, मेवेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में जो डीईसी है इसमें और क्या ऐड किया जाएगा, एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा आपका, एल्बेंडाजोल। क्यों, जो यहाँ पर हिंदी की जो क्वेश्चनिंग में रखा गया है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो पेपर आया है ऑफिशियल पेपर ही है, ऑफिशियल आंसर की है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने खुद कुछ भी नहीं किया है, वहीं से ऑलरेडी रहा है, तो आपको हो सकता है पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आया था, पेशेंट्स ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। तो यदि कोई पेशेंट फ्रूसेमाइड ले रहा है, डायरेटिक्स एजेंट है जो ले रहा है, तो उसको आपको किस चीज के लिए मॉनिटर करना होगा। ऑप्शन में है हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो यदि कोई पेशेंट फ्रूसेमाइड ले रहा है तो हमें उसको हाइपोकैलेमिया के लिए क्या करना होगा, मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे ARDS में। ऑप्शन था डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो ARDS की जो कंडीशन है अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा कोविड-19 में जो सेकेंड फेज होती है, स्टेज सेकंड होती है, उसमें सॉरी स्टेज सेकंड से थर्ड की तरफ जब पेशेंट ट्रांसफ़र होता है उसमें देखने को मिलता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें क्या होगा, एल्वुलर कैपिलरी डैमेज होंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। PCOD है यहाँ पर, यदि शॉर्ट टर्म में आपको पता ना हो तो यहाँ पर क्या है, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज का फर्स्ट टिपिकल सिम्टम क्या है। ऑप्शन में था प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, एनोवल्यूशन, डिस्मेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल पेन। तो एनोवल्यूशन का मतलब है कि जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है वो एब्सेंट हो जाती है। जिन भी लोगों को, जिन भी वुमेन को PCOD की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, एनवल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ पेशेंट गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ अ हिस्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व, हिज यूरिन सैंपल वेयर स्टडीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ रीनल डिसीज। तो यदि किसी पेशेंट को रीनल रिजर्व की प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट किया गया है, तो उसका सैंपल लिया गया है यूरिन कल्चर के लिए, तो क्या चीज़ है जो रीनल डिसीज के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी कि इसको रीनल प्रॉब्लम है या नहीं। ऑप्शन में कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, एल्ब्यूमिन और फोर्थ है बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा यदि रीनल डिसीज कंफर्म की जाएगी तो वो होगा एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन, इसको चेक किया जाएगा। यदि ये प्रेजेंट रहता है दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तब किया जाता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो इनमें से कौन सा है जो नॉर्मल और इनऑर्गेनिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का। ऑप्शन में है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर क्रेटिनिन। तो यदि ऑर्गेनिक पे बात की जाए तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन सभी प्रेजेंट रहते हैं, बट यहाँ पर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जो कि नॉर्मली रहता है वो क्या है, अमोनिया। नेक्स्ट है,
द कंसेंट्रिक रिंग सराउंडिंग द ऑस्टियन इन अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन इज कॉल्ड। तो जो ऑस्टियन और बोन्स के ही पार्ट है, तो यहाँ पर एक बहुत ही पतली रिंग प्रेजेंट रहती है जो कि माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है लैमिला। एनाटॉमी के बहुत ही दमदार क्वेश्चन आए हुए थे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे हम। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स व्हाट वुड बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वीज। तो वीजिंग साउंड के लिए यदि आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं लंग्स का, लंग्स चेक कर रहे हैं, तो यदि आपको वीजिंग साउंड आ रहा है तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे? तो ऑप्शन में था सॉफ्ट ब्रीजी लो पिच्ड साउंड लॉन्गर ऑन इंस्पिरेशन, लाउड पिच्ड रम्बलिंग कोअर्स साउंड हार्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ब्लोइंग साउंड दैट आर मीडियम पिच्ड इक्वली ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, लास्ट यहाँ पर हाई पिच्ड स्क्वैकी म्यूजिकल साउंड लाउडर ऑन एक्सप्रेशन। तो जो वीजिंग साउंड आता है, जैसे हमें लगेगा कि सीटी टाइप से बज रही हो, वीजिंग साउंड मेनली है जो अस्थमा वालों को देखने को मिलेगा। बट कब देखने को मिलेगा? जब आप एक्सप्रेशन की प्रोसेस हो रही हो, तो उस टाइम पर जो साउंड है हाई पिच्ड रहेगा, ऐसे लगेगा कोई म्यूजिकल साउंड आ रहा है, इस टाइप से लगेगा। तो यहाँ पर सही तरीके से क्या डिस्क्रिप्शन होगा इसका? हाई पिच्ड स्क्वैकी म्यूजिकल साउंड लाउडर ऑन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? तो वो होगा नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द डिसीज प्रोसेस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर सही तरीके से यदि डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है तो ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, अपनी डिसीज प्रोसेस को लेके खुद से डिस्क्राइब कर रहा हो, बता रहा हो, तो वो क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर which of the following sign test is the nurse assessing when a patient is able to stand with feet together, eyes open, but sways or falls with eyes closed। तो आपको एक कोई नर्स या फिर कोई टेस्ट चेक कर रही है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि कोई पेशेंट है, अपने खुद के पैरों पर खड़ा हुआ है, दोनों आंखें ओपन है, बट क्या हो रहा है? गिर रहा है आंखें बंद करने पर। तो कौन सा टेस्ट करवाया जा रहा है? ये हो रहा है रोमबर्ग साइन टेस्ट। क्या हो रहा है? रोमबर्ग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन है जो ये मेनिंजाइटिस में प्रेजेंट रहता है, और चौबस्टिक साइन जनरली जो डीप बेंथ्राम के पेशेंट रहते हैं उनमें देखने को मिलेगा, सॉरी टिटेनिंग के पेशेंट में देखने को मिलेगा। बट जो रोमबर्ग साइन है ये इस तरीके से चेक किया जा रहा है, और इसको एक टेस्ट का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3-year-old boy is admitted to the emergency department after a fall that fractured his arms. What would be the type of assessment that the nurse will quickly conduct? तो यदि कोई 3 साल का बच्चा है, 3-year-old बॉय है, एडमिट किया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, गिरा है तो उसकी आर्म में फ्रैक्चर हुआ है, तो आपका एज ए नर्स फर्स्ट असिस्ट आप क्या करेंगे? ऑप्शन में कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट स्ट्रेंथ। तो आपका एक तरीके से स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जो लोग सीएचओ के पेपर को लेके डाउट में है कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्किल बेस्ड में कि कोई भी पेशेंट आपको दे दिया जाएगा और उसको आपके लिए कहा जाएगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी जो क्विकली कंडक्ट आपको क्या करना है? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। आप कौन सा असेसमेंट सबसे पहले करेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन असेसिंग बॉडी टेम्परेचर ऑन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट रेक्टल रूट वुड बी प्रिफर्ड बाय द नर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। तो यदि कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है और आपसे कहा जा रहा है उसका टेम्परेचर चेक करना है, रेक्टल रूट से आपको प्रेफरेंस देनी है, तो किस कैटेगरी के लोगों को आप प्रेफरेंस देंगे कि आप उसका टेम्परेचर रेक्टल रूट से चेक करेंगे? ऑप्शन में 12-year-old एडोलेसेंट विथ फीवर, 55-year-old लेडी विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एन अनकॉन्शियस 6-month-old इन्फेंट, और फोर्थ है यहाँ पर 30-year-old मैन विथ हेमरॉइड्स।
तो मोस्टली रेक्टल टेम्परेचर जो बेबीज होते हैं उनमें इसकी प्रेफरेंस दी जाती है, और जब बेबी क्या हो, अनकॉन्शियस हो, तो उस टाइम पर रेक्टल रूट सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा बेबी को, बेबी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यदि एज एन प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड, एन अनकॉन्शियस 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यूजिंग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, अ नर्स असाइन हाई प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड। तो मास्लो की जो नीड्स थ्योरी है, हायरार्की नीड्स थ्योरी है, तो इसमें हाई प्रायोरिटी किस क्लाइंट की ज़रूरतों को दी जाएगी। ऑप्शन में सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम और एलिमिनेशन। तो हाई प्रायोरिटी नीड पे रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमिनेशन। बाकी सब ये बेसिक प्रायोरिटी नीड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एबिलिटी टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स फॉल्स अंडर विच डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो हेल्थ के डायमेंशन है जो पूछे गए हैं यहाँ पर, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड ऑक्यूपेशनल डायमेंशन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, उनको टॉलरेट करना है, उनके जो भी बिलीफ्स हैं उन सभी को क्या किए, कष्ट पहुंचाए बिना। तो ये किस तरीके के डायमेंशन में आएगा, ये आएगा सोशल डायमेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, अ नर्स वाइल एजुकेटिंग अ पेशेंट एडमिटेड टू अ सर्जिकल वार्ड inquiries about his food intake and eliminating pattern. She also checks his blood pressure and encourages him to take plenty of oral fluids and roughage diet. The nurse is addressing which level of needs according to Maslow theory. तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है सर्जिकल वार्ड में, एज अ नर्स आपको क्या उसका जो फ्लूइड इनटेक चेक करना है, उसका बीपी चेक करना है, आप उसको प्लेंटी फ्लूइड और ओरल फ्लूइड के लिए और जो रफ डाइट है उसको लेने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो मास्लो जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किस लेवल की नीड में आएगा। ऑप्शन में है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग या फिर सेल्फ स्टीम नीड। तो जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड में सभी क्या हैं, सोना, खाना, एलिमिनेशन और जो भी आपका फ्लूइड इनटेक है, स्लीपिंग पैटर्न, ये सभी किस में आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स गिव्स हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ मदर्स विथ चिल्ड्रन एज्ड बिलो 5 years ऑन सेफ्टी प्रिकॉशन टू रिड्यूस फॉल्स अमंग चिल्ड्रन एंड हेल्थी डाइट, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन बताया जा रहा है किसी ग्रुप ऑफ मदर्स को जिनके बच्चों की एज 5 साल से कम हो। तो ये किस एजुकेशन में आएगा, क्या या फिर क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा कि नर्स क्या प्रैक्टिस कर रही है। तो हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, ये सभी किस में आते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। यदि वैक्सीनेशन कहते यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन की जगह वैक्सीनेशन कहते तब भी वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन कहा गया है तो किस लेवल का प्रिवेंशन हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ नर्स स्क्रीन्स इंडिविजुअल इन अ विलेज फॉर सर्टेन डिसीज एंड रिफर्स सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल फॉर immediate treatment to prevent complication and shorten the period of disability. The above activity falls under which level of prevention? तो ये भी हेल्थ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने पढ़ लिया, हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा आपका और वैक्सीनेशन आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन आ जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि कोई डिसीज है, उसके सिम्टम्स हो रहे हैं और उसको तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि कोई बाद में डिसेबिलिटी ना हो सके उसको, या फिर कॉम्प्लिकेशन ना हो सके उसको रोकने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट अ नर्स इज एंगेज्ड इन टर्सरी प्रिवेंशन। तो तीनों टाइप के प्रिवेंशन आए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। सेकेंडरी में कोई डिसीज है, असेस की गई, चेक की गई, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जाता है, तो वो सेकेंडरी में आ गया। टर्सरी में आएगा कि कोई डिसीज हो गई है, उसको कॉम्प्लिकेशन भी है, उसको ट्रीट किया जा रहा है। अब रिहेबिलिटेशन सेशन से लेके उस पेशेंट को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उस तक को ट्रीट करने के लिए प्रोसेस किस में आएगी, टर्सरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर सेम थिंग है कि टर्सरी प्रिवेंशन में इनमें से कौन सी एक्टिविटी आएगी, तो वो होगी
A nurse schedule a rehabilitation session for a patient who has undergone knee replacement surgery. तो यहाँ पर जो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए गया है, तो मैंने वही सेम थिंग बताई है कि सेकेंडरी में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आपको तो ट्रीट कर दिया गया तो कॉम्प्लिकेशन से, डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। टर्सरी में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, देन आपको अब रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम। तो यहाँ पर नॉर्मल साइनस रिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। ऑप्शन में वेंट्रिकुलर एंड आर्टियल रिदम रेगुलर, वेंट्रिकुलर एंड आर्टियल रेट 60 to 100 इन द एडल्ट, PR इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल मोर देन 0.20 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल केयरिंग फॉर जीरियाट्रिक क्लाइंट विद अ रेस्पिरेटरी डिसीज। तो आपको क्या अपने दिमाग में रखना है जब आप किसी ओल्ड क्लाइंट, जीरियाट्रिक क्लाइंट की देखरेख कर रहे हो, तो यदि उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है तो आप उसके लिए किस चीज़ के लिए चेक करेंगे या फिर अपनी प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन में रिड्यूस्ड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, इंक्रीज्ड कफ फोर्स, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सीमिया, रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब होता है कि CO2 का लेवल ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27। A nurse who is caring for a client after cardiac surgery notes a few changes in the cardiac monitor and prepare for pericardiocentesis. Which of the following change denote the patient developing cardiac tamponade? तो यदि कोई पेशेंट की पेरिकार्डियोसेंथेसिस सर्जरी की गई हो तो उसके लिए आपको कौन से कॉम्प्लिकेशन को चेक करते रहना है ताकि कार्डियक टेम्पोनेट ना हो पाए। ऑप्शन में डिक्रीज्ड वीनस प्रेशर, इंक्रीजिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वाइड एंड पल्स प्रेशर या फिर पैराडॉक्सिकल पल्स। तो कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा कि जो आपकी पल्स है, यहाँ पर बताया गया है पैराडॉक्सिकल पल्स है जो प्रेजेंट हो सकती है, तो उसको आपके लिए चेक करते रहना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग इन लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। तो यदि लेटरल कर्वेचर में क्या हो रही है, डिफॉर्मिटी हो रही है थोरेसिक स्पाइन में, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा स्कोलियोसिस। ये सभी क्या है, डिफॉर्मिटी है। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें अलग अलग टाइप की डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर लेटरल कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन में पूछा है तो क्या होगा, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एलोप्यूरिनॉल फॉर ट्रीटिंग द गट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि जो गट पेशेंट है उसको एलोप्यूरिनॉल से ट्रीट किया जाता है, तो एलोप्यूरिनॉल का मेन काम क्या होता है कि जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करना और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको बाहर निकालना। बट यहाँ पर पूछा है कि एलोप्यूरिनॉल का ऑब्जेक्टिव यूज क्या है, तो वो होगा इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। गट में क्या होता है, गटी अर्थराइटिस में कि जो यूरिक एसिड है उसका ऑक्यूमुलेशन होगा जिससे जॉइंट पेन होगा, रेडनेस होगी, चलते भी नहीं बनेगा, वॉकिंग डिफिकल्टीज होगी। तो एलोप्यूरिनॉल दी जाती है जिससे जो यूरिक एसिड इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए, फ्लश्ड किया जाए और साथ ही साथ उसके प्रोडक्शन को भी कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेन। तो यदि किसी को GERD प्रॉब्लम है तो मोस्ट कॉमन साइन क्या देखने को मिलता है, तो वो होता है हार्टबर्न। क्या रहेगा, हार्टबर्न। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टुवाइट स्टोन इन द रीनल कैलकुलाई। तो रीनल कैलकुलाई, जो रीनल स्टोन है, उसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं। ऑप्शन में है UTI, गट हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपर ऑक्सिलयूरिया। तो जो रीनल कैलकुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकते हैं कि ये और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, तो क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एसोसिएटेड विद द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। तो इनमें से कौन सा है जो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके लिए ये क्या है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर फुल होने के बाद ही ये प्रॉब्लम होगी, तो वो होगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि ब्लैडर में क्षमता ही नहीं बची है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सेल ऑफ पैंक्रियाज रिलीज द हार्मोन ग्लूकागॉन। एक क्वेश्चन मैंने 3 डेज पहले ही आपको पढ़ाया था, जो एनाटमी के क्वेश्चन बताए थे। तो कौन सी सेल है जो पैंक्रियाज की ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो वो है ए सेल। बीटा इंसुलिन को सीक्रेट करती है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन को निकालती है, और जो अल्फा सेल्स हैं वो किसको निकालती है, ग्लूकागॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द वॉल ऑफ द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी पीस ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंग्स की जो वॉल है, कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो टोटल कितने होते हैं, 9। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज पार्किंसंस रिएक्शन। तो कौन सी ड्रग है जो पार्किंसंस रिएक्शन का कारण बन सकती है, तो वो है मेटोक्लोप्रामाइड। क्या हो गई, मेटोक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब टू टेक सुक्राल्फेट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर डिसऑर्डर, नर्स शुड इन्फॉर्म द पेशेंट टू टेक दिस ड्रग एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम। तो यहाँ पर जो सुक्राल्फेट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर डिसऑर्डर के लिए ले रहा है कोई पेशेंट, तो आपको एज अ नर्स क्या बताना है कि अभी आप मेडिसिन लेते हैं तो कब लेना है, 1 आवर बिफोर ईच मील्स एंड एट बेड टाइम। तो आपको खाना खाने के पहले या फिर जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1 घंटे पहले इस मेडिसिन को लें, तभी अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूट्रेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर स्टेट एन एग्जाम्पल पूछा है कि जो 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल कोएंजाइम है ए है, इसका रिडक्टेज इनहिबिटर इनमें से क्या है, तो वो सिम्वास्टैटिन। क्या है, सिम्वास्टैटिन। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने, तो यहाँ पर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, अ साउंड बॉडी साउंड माइंड लिविंग विथ अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। क्या हो गई हेल्थ, साउंड बॉडी साउंड माइंड लिविंग विथ अ साउंड फैमिली एंड सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ईयर इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया है मैंने भी, और इवन अलग अलग जगह से आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया, 1977 में, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द पॉपुलेशन असिस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट है जो इंडिया में कब कैलकुलेट की जाती है, एक एग्जैक्ट डेट दी गई है। ऑप्शन है 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून। तो क्रूड बर्थ रेट है जो CBR है, कब चेक की जाती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम क्या है इसके लिए, 1 जुलाई। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी लुईस पास्चर ने। किसने दी थी जर्म थ्योरी, लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ गुड इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन अ कंट्री इज। तो सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इंडिया में, उनकी अवेलेबिलिटी क्या, यूटिलाइज हो रहा है, कितने तरीके से इफेक्टिव है, तो उनके लिए सही क्या है। तो सबसे सही जो शो करेगा इंडिकेटर वो होगा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्या होगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है और अपने फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करता है, वो क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। कई बार क्वेश्चन पढ़ा है आपने,
डिनोमिनेटर पूछा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हम दो चीजें पढ़ी हैं, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का डिनोमिनेटर क्या है, तो वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर एंड सेम एरिया एंड सेम ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर, एन इंडियन कपल हैज 4 चिल्ड्रन ऑल अनवैक्सीनेटेड फॉर चिकन पॉक्स, वन ऑफ द चिल्ड्रन गॉट चिकन पॉक्स on 10th September 2020. Two other children developed chickenpox by 25th September 2020. तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स की क्या होगी इस सिचुएशन में। तो यदि कोई पर्सन के 4 बच्चे, कोई कपल के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक को चिकन पॉक्स 10 सितंबर 2020 को हुआ है, 2 के लिए 25 सितंबर को हुआ है, तो अब जो सेकेंडरी अटैक रेट रहेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी बचा है, तो क्या होगी, वो होगी 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस डन बाय द पीएचसी मेडिकल ऑफिसर। तो पीएचसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इंडिया में डायग्नोसिस कब किया जाएगा, तो वो होगा प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। क्या होगा, जो पीएचसी मेडिकल ऑफिसर करेगा, क्या होगा, प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन अ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड एज। तो एक लिमिटेड टाइम एक जियोग्राफिकल एरिया में कोई डिसीज होती है तो क्या कहलाएगी, एंडेमिक। पेंडेमिक कब होगी, जो अभी है रिसेंट में महामारी, ऑल ओवर वर्ल्ड अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a cost effective option to provide warmth for stable low birth weight infant is। तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन इनमें से क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबीज को स्टेबल रखने में हेल्पफुल होगा, वो होगा कंगारू मदर केयर। इसमें किसी भी तरीके की कॉस्ट नहीं है, आपका पैसा खर्च नहीं होना है। आपके घर का जो भी मेंबर स्वस्थ हो, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, कोई भी हेल्दी हो, वो बेबी को कंगारू मदर केयर दे सकता है। और इसका मेन यूज़ क्या है, लो बर्थ बेबीज को ट्रीट करने के लिए से हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मदर बेबी में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। जिन भी बेबीज का बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg होता है, उनको केएमसी दी जा सकती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पूछा है, तो वो क्या है, कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टिव इन अ न्यूबॉर्न विथ स्केफॉइड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी, उसको स्केफॉइड एब्डोमेन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो क्या सजेशन दिया जाएगा, या फिर और क्या हो सकता है उसको। ऑप्शन में ट्रैक्यूइसोफेगल फिस्टुला, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट। उसको क्या सजेशन दिया जाएगा, डायफ्रेगमेटिक हर्निया होने के चांसेस भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आया था, ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव एंजाइटी ड्यूरिंग एन एनोक्सिक स्पेल इज। तो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए, तो वो होगी इंजेक्शन मॉर्फिन। नेक्स्ट यहाँ पर, विच चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी प्रेजेंट विथ रैकॉन आइस। तो रैकॉन आइस में कौन सी मैलिग्नेंसी प्रेजेंट रहेगी साथ में, तो वो होगी न्यूरोब्लास्टोमा। क्या होगा, न्यूरोब्लास्टोमा। नेक्स्ट है यहाँ पर, द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग डिसीज। रिस्प्रिंग डिसीज का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे हैं, ये हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और जिनका अब अपकमिंग टाइम में चाहे ESIC, नॉर्सेट, उनमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको हम सेपरेटली इस जो पेपर है इसमें से निकाल के सॉल्व करेंगे और अच्छे से। रिस्प्रिंग डिसीज का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। नेक्स्ट है, डर्मल स्टेनिंग ऑफ जॉइंटिस यूज्ड एज क्लिनिकल गाइड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ जॉइंटिस वाज डेवलप्ड बाय। तो डर्मल स्टेनिंग जॉइंटिस का जो यहाँ पर यूज किया जाता है, वो क्या है, क्रैमर रूल। क्या है, क्रैमर रूल। किसने दिया था, क्रैमर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, द स्टेज ऑफ ग्रीफ वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो स्टेज ऑफ ग्रीफ, जो ग्रीफ की स्टेज हमने पढ़ी है, अलग अलग स्टेज है, 5 स्टेज हैं टोटल। तो ये किसने दी थी, ये दी थी एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। या फिर आपको कुबलर रॉस की ग्रीफ स्टेज पता हो तो यहाँ पर आप इसका आंसर याद रख सकते हैं। तो किसने दी थी, एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ कॉमन रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन इज।
तो जो प्री स्कूल एज के बच्चे हैं उनमें हॉस्पिटलाइज्ड होने का मेन रीजन क्या है, तो वो है रिग्रेशन। क्या होता है, रिग्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू द मोनोअमीनो ऑक्सीडोज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप एक्सेप्ट। तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की सभी मेडिसिन है किसी एक को छोड़कर। तो फेनेल्जिन, नेफाजोडोन, ट्राइक्लोरपामाइड, आइसोकार्बोक्सिल। तो इनमें से जो नहीं है वो क्या है, वो है नेफाजोडोन। इसका जो दूसरा नाम क्या है, सेरजोन। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया एक्सेप्ट। तो सीजोफेनिया के 2 टाइप के सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में पेशेंट के रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव में चांसेस कम हो जाते हैं और पेशेंट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सीजोफेनिया के सभी नेगेटिव सिम्टम में किसी एक को छोड़कर, दैट मीन्स आपको यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम बताना है। ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग या लूज एसोसिएशन। तो जो नेगेटिव सिम्टम नहीं है वो क्या है, लूज एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ पर्सन टेंडेंसी टू मेक अप अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन व्हेन सी और ही कैन नॉट रिमेंबर द आंसर इज नोन एज। तो यदि ऐसा पर्सन जिसकी टेंडेंसी, किसी ने कुछ पूछा तो या तो आप वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है उस क्वेश्चन का, या फिर उसको याद ही नहीं है क्या आंसर देना है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्फेबुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर एन अनकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम थ्रेटनिंग और डिस्ट्रैक्टफुल सिचुएशन, रनिंग अवे फ्रॉम होम, फॉरगेटिंग पास्ट बट नॉट बेसिक स्किल, इनेबिलिटी टू रिकॉल वंस पास्ट एंड ऑफन स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विथ अ न्यू नेम और ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पर साइकेट्रिक के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट जो MPCHO का पेपर होना है उसमें साइकेट्रिक के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, नहीं दिया गया है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रख दिए जाएं, बट यहाँ पर स्पेशली नहीं बताया गया कि आपको साइकेट्रिक के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या होगा, साइकोजेनिक फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ पैटर्न ऑफ रिकरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट दैट रिजल्ट इन सीकिंग ट्रीटमेंट और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर important area of functioning and which cannot be fully explained by any known medical condition, it is called। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई पर्सन बार बार कंप्लेन कर रहा है, फिजिकली बता रहा है कि उसको यहाँ पेन हो रहा है, चीज़ें हो रही, बट जब उसके टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसको कुछ भी नहीं निकलता है। तो किस तरीके की प्रॉब्लम कहलाएगी। ऑप्शन में हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिसोसिएशन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या फिर सोमेटोसेंसरी डिसऑर्डर। तो ये सभी क्या है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच कंडीशन ड्रग क्लोजापाइन विल बी डिसकंटिन्यूड परमानेंटली। तो क्लोजापाइन यदि किसी को दी जा रही है तो किस कंडीशन में क्लोजापाइन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाएगा। ऑप्शन में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट फॉल 2000 mm3, टोटल WBC काउंट फॉल्स बिलो 2000 mm3, टोटल WBC काउंट बिलो 5000 mm3। तो क्लोजापाइन कब परमानेंट डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, जब WBC काउंट कितना हो, 2000 से कम हो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 से आपको गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम में। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पर इर्रेगुलर इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर कंटिन्यूअस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो उसका जो मेन फीचर है वो क्या है, इर्रेगुलर मतलब कंटिन्यू नहीं आएंगे, इनफ्रीक्वेंट और पेनलेस, ये लेटने या फिर बैठने उठने से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्सर्ट्स aortocaval compression when the pregnant mother lies on her back। तो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन क्या हो जाती है, अपने बैक के बल पर सीधी स्ट्रेट लेट जाती है सुपाइन पोजीशन में, डायरेक्ट लेट जाती है फ्लोर पर, तो हाँ उसके लिए क्या होगा, यूट्रस में एक्सर्शन टाइप से फील होगा। तो ये क्या कहलाएगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं
उनको हमेशा कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड में लेटिए, दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगाकर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। तो फीटल लंग मैच्योरिटी को किस इंडिकेटर से चेक किया जाता है, तो वो है एलएस रेशियो। क्या है, एलएस रेशियो। नेक्स्ट है यहाँ पर बंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो बंडल्स रिंग के लिए और क्या टर्म यूज किया जाता है, पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग। क्या है, पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलिटेशन की फेज कौन सी नहीं है, तो वो है एक्सपल्सिव फेज। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नहीं आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अ पार्टोग्राफ एनेबल्स द मिडवाइफ टू। तो पार्टोग्राफ में है जो क्या देख सकते हैं, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। क्या लेबर की प्रोग्रेस है, कितना डायलिटेशन हो रहा है, फीटल की क्या कंडीशन है, तो ये सभी चीजें पार्टोग्राफ में हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग लेबर इज डिटरमाइंड इन रिलेशन टू। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है लेबर के टाइम पर, तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, तो ये कहलाएगा स्चियल स्पाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर लोचिया एल्बा कंसिस्ट ऑफ। तो 3 टाइप्स के लोचिया होते हैं, अल्बा, सिरोसा, रुब्रा। लोचिया अल्बा में क्या रहेगा, यहाँ पर उनका जो कंपोजिशन है वो पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या रहेगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकोसा, एपिथियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉजेज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन इज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एमनोरिया होगा और एनवोल्यूशन की प्रोसेस भी रहेगी लैक्टेशन के टाइम पर। तो ये किसके कारण होगा, प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज्ड होने के कारण। बॉडी में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बोसिस ड्यूरिंग अर्ली वीक ऑफ पोस्टपार्टम इज। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या होगी, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा जब अर्ली वीक्स रहेंगे पोस्टपार्टम टाइम के, आफ्टर डिलीवरी के टाइम के। तो क्या होगा, द इंक्रीज इन फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। क्या रहेगा, द इंक्रीज इन फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा हो जाएगा, बिकम्स अ थिन फ्लैवी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर। यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन जो सेक्शन है किस तरीके से देखने को मिलेगा, थिन रहेगा, फ्लैवी रहेगा और कोलैप्स स्ट्रक्चर में रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज कंडक्टेड टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू देयर न्यू वर्क एनवायरनमेंट एंड ड्यूटीज। तो कौन सा प्रोग्राम करवाया जाता है यदि कोई न्यू एम्प्लॉय अपनी जॉब पर ज्वाइन करने के लिए गया है, वर्क एरिया के लिए गया है, तो ओरिएंटेशन उसको दिया जाएगा, सभी चीज़ें उसको समझाई जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस वेयर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी रिकॉग्नाइज अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम ऑफ स्टडी एज हैविंग मेट सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड एज। तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी, एक्रीडिटेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 लर्निंग एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट कलेक्ट एंड इंटरप्ट द ऑब्जर्वेशन यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू रीच सम कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो यदि कोई स्टूडेंट है अपनी लर्निंग एक्टिविटी के टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ ऑब्जर्वेशन करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर a letter written in the form of extended long distance private conversation in which one wishes to describe a place or a story or even have an argument is called। तो ये किस तरीके का लेटर कहलाएगा, इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि उसमें उसने अपनी पर्सनल चीजें लिखी हुई हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं। बट यदि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें आप इस तरीके से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज्ड फॉर पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉइल वेस्ट।
तो कौन सा कलर बैग है जो यूज़ किया जाएगा, जो पैथोलॉजिकल वेस्ट रहेगा और इन्फेक्शियस वेस्ट रहेगा, तो उसके लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, येलो कलर का बैग। नेक्स्ट है यहाँ पर रिसर्च ट्रेडिशन दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग द मीनिंग, पैटर्न एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन डिफाइंड कल्चरल ग्रुप इज होलिस्टिक फैशन इज कॉल्ड। तो ये क्या है, इथनोग्राफी ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ 188 ओल्डर वुमेन इन 2 एज ग्रुप, यंग ओल्ड बिटवीन 60 to 75 ईयर ओल्ड एंड 75 ईयर ओल्ड एंड अबव। तो यहाँ पर एक स्टडी की जा रही है जिसमें 188 ओल्डर वुमेन है, जिसमें 2 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। एक में है 60 से 74 साल तक की, बाकी दूसरे में 75 से ज़्यादा तक की, जिसमें उनकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को चेक किया जा रहा है क्रॉनिक डिसीज को लेके। तो एक इस तरीके की स्टडी हो गई, ये हुई क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केस फॉलिंग बिटवीन +1 SD एंड -1 SD फ्रॉम द मीन व्हेन द डेटा वैल्यूज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या हो गया, 68% वैल्यू है जो यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर साफ लिखा है रिसेंट एडवांसेस इन हेल्थ केयर। रिसेंट के जो यहाँ पर क्वेश्चन जोड़े गए हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आफ्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर द नर्स शुड डिस्कार्ड द यूज्ड ब्लड बैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूज्ड ब्लड बैग है तो उसको किस में फेंकना है, हमें येलो में। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर, सेम क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे तरीके से रखा गया है। तो यहाँ पर पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो कि ब्लड बैग, आपको जो यूज्ड ब्लड बैग है किस बैग में डिस्कार्ड करना है, तो ये करना है येलो में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में है कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर नर्स शुड डिस्कार्ड द यूज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस सेट। यहाँ पर आईवी सेट आप किस में फेंकेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। बैग आता है तो येलो में, आईवी सेट पूछते हैं तो रेड में। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर SIU नॉर्म्स व्हाट शुड द नर्स पेशेंट रेशियो इन जनरल वार्ड। तो नर्स पेशेंट का क्या रेशियो रहेगा जनरल वार्ड में, तो होगा 1/6। एक नर्स है जो 6 पेशेंट के लिए रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर SIU नॉर्म्स व्हाट शुड बी द नर्स पेशेंट रेशियो इन अ न्यूरो मेडिसिन वार्ड। तो न्यूरो मेडिसिन वार्ड में कहा है तो एक नर्स पेशेंट का रेशियो क्या होगा, 1/4। यदि जनरल में पूछते हैं तो 1/6, न्यूरो मेडिसिन में पूछते हैं तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ईयर वॉज द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टेब्लिश्ड। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, हो सकता है आपका जो करंट अफेयर रखा गया है इस बार CHO में उसमें आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन शुड बी हाउस कीपिंग स्टाफ यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड पेन्स ऑफ COVID-19 पेशेंट। तो COVID-19 पेशेंट का जो बेड पेन्स रहेंगे तो उनके लिए हाउस कीपिंग स्टाफ है कितना क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करेगा, तो होगा 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ MRSA इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो यदि आप किसी MRSA पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो प्रिकॉशन रहेगा वो क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में बहुत ही रेयरली आना है। नेक्स्ट है यहाँ पर DHAP रिजाइम यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन हॉकिन लिम्फोमा डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो DHAP रेजिमिन जो यूज किया जाता है उसमें कौन सी मेडिसिन यूज नहीं की जाएगी नॉन हॉकिन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए, तो वो होगी डॉक्सोरिबोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर RFND रिजाइम यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन हॉकिन लिम्फोमा डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 ऐसे क्वेश्चन रखे गए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। एक में आपको कौन सी मेडिसिन नहीं लेना है, यहाँ पर कहा गया है कि नॉन हॉकिंग लिम्फोमा में DHAP रिजाइम पूछा है कौन सी नहीं लेना है, और RFND में भी
डॉक्सोरिबोफ्लोरिन मेडिसिन नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल हेल्थ स्कीम एंड प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ स्कीम और प्रोग्राम के जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किशोरी शक्ति योजना आई स्कीम मीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विच हेल्थ प्रोग्राम। जो किशोरी शक्ति योजना है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए लाई गई थी, तो ये किस प्रोग्राम के तहत आई थी? आई थी ICD प्रोग्राम के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्टेट गवर्नमेंट यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के तहत कौन सा मॉडल यूज किया गया था? तो वो था फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और मिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट आया था हु आर द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत किसको एम्बेसडर रखा गया है? तो वो थे स्कूल के टीचर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल टू यूजर ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है? तो वैक्सीन डैशबोर्ड है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन लॉगिन रजिस्ट्रेशन है और वैक्सीन इन्वेंट्री है जो अभी नहीं है इस पर प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप पर क्या अवेलेबल नहीं है? नंबर ऑफ एक्टिव केस देखने को मिलेंगे जिसके भी फोन में आप लोग डाउनलोड किए होंगे, रिकवरी केस रहेंगे, डेथ भी बताई जाएंगी, बट जिनको क्या कोमॉर्बिडिटीज है वो यहाँ पर पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट विल यू डू एज अ वेरीफायर इन केस आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट पॉसिबल एट कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर। यदि आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया है तो आप क्या करेंगे? आप यूज फोटो ID कार्ड इंडिकेटेड बाय द बेनिफिशियरी एज द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप अपना फोटो ID कार्ड है जो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ इज द डेट ऑफ द सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन डिसाइडेड। तो कोविड-19 के 2 डोज दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, तो कोविड-19 सेकेंड डोज किस बेस पर डिसाइड किया गया कि सेकेंड डोज दिया जाएगा, या फिर कब पता चलेगा कि आपको सेकेंड डोज है जो दिया जाना है? द कोविन सिस्टम जनरेट द डेट बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द पार्सली वैक्सीनेटेड बेनिफिशियर्स। तो कोविन सिस्टम है जो क्या किस तरीके से डेटा जनरेट करेगा कि जो पार्सली वैक्सीनेटेड बेनिफिशियर्स ग्रुप है उनको सेपरेट करके। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो कोविड-19 का जो कंटेनमेंट जोन है उसको आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत किस तरीके से लिया गया? प्रोविजन ऑफ एडुकेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। आत्मनिर्भर भारत में क्या कहा गया कि हमें अपनी स्वदेशी वस्तुओं का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर वही है कि हमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग PPEs किट की हो रही है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बीइंग सेट अप अंडर द PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ एक प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है, वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। लास्ट क्वेश्चन है अंडर जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन टू द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत कौन है जो प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी सेंटर तक, हेल्थ सेंटर तक लेके जाएंगी? तो वो होंगी आशा वर्कर। तो गाइज ये था ऑफिशियल इंदौर का क्वेश्चन पेपर जो कि स्टाफ नर्स के लिए कंडक्ट करवाया गया था अप्रैल में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके अपकमिंग टाइम में बहुत ही हेल्पफुल पेपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।